तो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। अब एटम की बात करें, एटम के अंदर एक नाभिक पाई जाती है यानी कि न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन विराजमान रहते हैं। प्रोटॉनों पर चार्ज प्लस का होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जिसके कारण नाभिक में प्लस पाया जाता है। न्यूट्रॉन, दोबारा सुनिए, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है जेड। और प्रोटॉनों पर चार्ज प्लस का होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहा जाता है? नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रही है नाभिक, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, या इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ये इसको क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक में पॉजिटिव पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव होने के कारण इसको क्या करता है? ये आकर्षित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं तो अनेक इलेक्ट्रॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉन एक प्रतिकर्षण बल भी लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर एक प्रतिकर्षण बल भी लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये प्रतिकर्षण बल भी लगाते हैं, यानी कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को मैं एक साथ ही दर्शा दूं कि आंतरिक कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और इसी प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है? परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रतिकर्षण बल, एक रिपल्सन फोर्स लगाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को परिरक्षण नियतांक से दर्शाया जाता है। परिरक्षण प्रभाव को परिरक्षण नियतांक, यानी कि शील्डिंग कोफिशिएंट से दर्शाया जाता है, और इसे सिग्मा कहते हैं। यानी कि जो खींच रहा है उसको तो नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश है वो प्लस का है, प्रोटॉनों की संख्या जेड है, तो नाभिकीय आवेश तो जेड के बराबर होता है, और इसको धक्का देने वाले को जो बाहर की तरफ प्रतिकर्षित किया जाता है उसको सिग्मा से दर्शाया जाता है। तो ओवरऑल कितना आवेश लग रहा है उसे क्या कहेंगे? जेड इफेक्टिव कहेंगे, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, सिग्मा यहाँ पर शील्डिंग कांस्टेंट है, और जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड माइनस सिग्मा कहा जाता है। तो सिग्मा की मान, स्लेंटर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सिग्मा के कुछ मान दिए हैं, तो अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान की गणना है वो आसानी से की जा सकती है, यानी कर सकते हैं। तो स्लेटर नाम के वैज्ञानिक ने सिग्मा के मान ज्ञात करने के लिए कुछ बताए नियम। तो अपने जैसे मान लो कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा को अपने वैलेंस सेल कह देते हैं, वैलेंस सेल कह दें या संयोजकता कोष कह दें, एक ही बात है। या फिर इसको अपने सामान्य भाषा में एन कह दें, बाहरी कक्षा को एन। बाहरी से जो पहली कक्षा है उसको क्या कहते हैं? n-1,
उससे पहली है तो उसको n-2, उससे भी पहली है तो उसको n-3, उससे भी पहली है तो उसको n-4 कहेंगे। बाहरी कक्षा को संयोजकता कोष, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा है उसको कहा जाता है उपांत्य कोष, और उपांत्य कोष से भी कोई पहले है तो उसको कहा जाता है पूर्व उपांत्य कोष, और पूर्व उपांत्य कोष से भी पहले है तो इस प्रकार से n, n-1, n-2, n-3, n-4 इस प्रकार से नाम में दिए जाते हैं। मुख्य रूप से अपने बाहरी कक्षा और बाहरी कक्षा से पहली कक्षा यानी कि बाहरी कक्षा n, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा n-1 और उसके भी अंदर की कक्षा, तीन चीज याद रखो, बाहरी कक्षा n, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा n-1 और उससे भी पहले n-2, n-3, n-4 के लिए मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं ये मान s और p कक्षक के लिए, s और p कक्षक के लिए ज्ञात करेंगे। S और P के लिए, S व P कक्षक के लिए NS व NP के लिए सिग्मा का मान होता है वो 0.35 होता है। दोबारा सुने, NS व NP यानी कि बाहरी कक्षा में, यानी कि यहाँ पर कोई NS और NP होगा तो यहाँ पर जो सिग्मा का मान होगा वो कितना होता है, 0.35 होता है। बाहरी कक्षा के लिए NS और NP का मान कितना होता है, 0.35 होता है। n-1 बाहरी कक्षा से पहली कक्षा n-1 S और n-1 P के लिए सिग्मा का मान के लिए जो सिग्मा का मान होगा वो होता है 0.85। इसका मान होता है n-1 S व n-1 P के लिए सिग्मा का मान होता है 0.85, और उससे भी पहले यानी कि n-2, n-3, n-2 या n-2 से पहले का मतलब है और ही अंदर, तो सिग्मा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो तीन ही डाटा ध्यान रखना है, बाहरी कक्षा का 0.35, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा है तो 0.85 है, और उससे भी पहले है तो सिग्मा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर तीन ही डाटा रखने हैं एस और पी के लिए। और डी व एफ के लिए क्या होगा, डी व एफ के लिए क्या रूल लगता है, डी व एफ के लिए सिग्मा का मान सदैव 1 होता है। डी व एफ के लिए सिग्मा का मान सदैव ही क्या आएगा, 1 आएगा। तो अपना इतने से काम चल जाएगा, डी व एफ के लिए सिग्मा का मान 1 आएगा। कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि एन डी और एन एफ के लिए सिग्मा का मान होता है वो 0.35 होता है। तो आपको पता है कि एन डी और एन एफ भरे जाते हैं, वो n-1d और n-2f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एन डी और एन एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरे जाते। तो सिग्मा का मान आप ऐसे याद रखने के लिए बता सकते हो, लेकिन ये कहीं आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि डी कक्षक भरा जाता है वो सदैव n-1d में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और f है में n-2f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये इसके लिए सदैव सिग्मा का मान क्या होगा, 1 होगा, जो अपने काम आएगा। आप ऐसे ही थ्योरेटिकल रूप से याद रखना चाहते हो तो सिग्मा का मान 0.35 पे याद रख सकते हो। इतना याद है तो अपने किसी का भी जेड इफेक्टिव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 5। लेकिन जेड इफेक्टिव ज्ञात करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात करना होता है। तो यानी कि सभी मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे वो मान नहीं आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 1 पर तो ज्ञात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काम मिलेंगे यहाँ पर 4। और एस और पी के लिए जो मान आ जाएगा वो एन एस के लिए कितना होता है, 0.35। और इसके लिए n-1 के लिए होता है 0.85, और ये संख्या में कितने हैं, 2। तो यहां से जो मान आएगा वो सिग्मा का मान आएगा। तो सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 1.7
और 1.4 कितना आ जाएगा 3.1। 3.1 आ गया। तो ये सिग्मा का मान 3.1 आ गया। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। तो जेड इफेक्टिव, जेड का मान कितना, तो जेड का मान यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जेड कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो क्या इतना आ जाएगा 7 माइनस सिग्मा, और सिग्मा का मान कितना है, सिग्मा का मान है 3.1। तो 7 में से 3.1 गया तो कितना आ जाएगा 4 3 7, तो 3.9। तो इस प्रकार से अपने को पता चला कि जेड इफेक्टिव का मान आ गया है यहाँ पर 3.9। तो देख लो फटाफट कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। अब देखो इसमें बारीक कक्षा क्या है, n का मान क्या है 3, ये n है, और ये दूसरी कक्षा क्या है n-1 है, और ये पहली कक्षा क्या है n-2 है। ये बारी n-1 और n-2। बारी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन 7 में से 7 सभी काम नहीं आएगा, एक कम, तो ये 6 काम आएंगे। यहाँ पर 6 2 8 है, और यहाँ पर क्या है n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। n के लिए ये होता है मान 0.35, n-1 के लिए होता है 0.85, और n-2 के लिए होता है ये मान 1। तो ये टोटल जोड़ किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा के बराबर आ जाएगा। जो भी आएगा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो आप इससे सिग्मा का मान ज्ञात कर लो, और जेड का मान यहाँ पर क्लोरीन का 17 है, जो भी सिग्मा है उसको घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव का मान आ जाएगा। तो ज्ञात कर सकते हो आराम से। तो देखो इसका, अब ये देखो एनवी कक्षा, बारी कक्षा के एस और पी के लिए 0.35 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मल्टीप्लाई 2.1, और ये n-1 के लिए 0.85 होता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो